हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना क्लास 10th के लिए साइंस का पूरा पेपर ही डिस्कस करेंगे। सोल्ड है लेकिन हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से सुनोगे भी ना तो भी बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। सबसे पहले क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। देखो, पावर के बारे में जब भी बात आए तो एक चीज़ तो उसकी यूनिट याद होनी चाहिए। कितनी होती है उसकी यूनिट? वॉट। पहला फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई आई। दूसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। और तीसरा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। देखो, आई ये रहा आई स्क्वायर आर, ये रहा वी आई, ये रहा वी स्क्वायर बाई आर। कौन सा नहीं है? आई आर स्क्वायर। अब इसने पूछा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई ये ही तो फॉर्मूला है करंट का। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहने की रफ्तार को ही क्या कहते हैं? हमें करंट। अब करंट की क्या बात हमें पता होनी चाहिए। करंट की क्या यूनिट होती है? एम्पियर। ये तो पूछ सकते हैं आपसे। और ये भी पूछ सकते हैं कि 1 एम्पियर बताओ। जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तब कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अगला, वाहे डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। अब समझो, जब भी तुम एस्ट्रोनॉट हो, मतलब स्पेस में चले गए, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि जो हमारे कलर है ना, जो लाइट है, लाइट में एक कलर है ब्लू। क्या है? ब्लू। जिसकी फ्रीक्वेंसी आई है, वेवलेंथ बहुत कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आई है, वेवलेंथ बहुत कम है। जैसे ही वो अपने एटमॉस्फेयर में आएगा तो एयर मॉलिक्यूल होंगे, वो एयर मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकरा के वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर स्कैटर करेंगे चारों तरफ। तो और सारे कलर तो धरती पे आ जाते हैं आसानी से, एक ब्लू कलर ही नहीं आ पाता, जिसको लाइट लास्ट में कौन छोड़ते हैं? फिर वो एटम स्कैटर करके, जिस वजह से स्काई क्या दिखाई देती है? ब्लू। लेकिन जब हम एस्ट्रोनॉट की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉट तो कहाँ है? स्पेस में। क्या स्पेस में कोई एयर है? नहीं। जब कोई है ही नहीं तो वो क्या नहीं करेगी? स्कैटर नहीं करेगी। और स्कैटर नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा? डार्क ही दिखाई देगा। देखो, लिखो, एन एस्ट्रोनॉट इज एट सच ए हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। इन द स्काई, स्काई में वो कहाँ होगा? बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होगा। वेहर, जहाँ पर एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट, जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं। और हेंस लाइट इज नॉट स्कैटर्ड एट सच हाई एल्टीट्यूड, सो द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ द ब्लू। इंस्टेड का मतलब है के बावजूद। कैप्टन समझ में आ गया भाई? अब हम ये टर्म डिफाइन करनी है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, देखो समझाता हूँ। और नियर पॉइंट ऑफ आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब पता क्या है? तुम अपने एक बार ना नज़दीक में देखो और फिर तुरंत दूर देखो, फिर नज़दीक में देखो, फिर तुरंत दूर देखो, तो तुम्हारी आई के ना तुम देखोगे कि सेकंड के कुछ फ्रेम में, मतलब सेकंड के कुछ हिस्से में तुम्हें वहाँ धुंधला दिखाई देगा। एकदम फिर जाके क्या होगा? फोकस होगा। तो जैसे तुमने कैमरा लेंस भी देखे होंगे कई बार, तो क्या होंगे कि वो एकदम फोकस नहीं कर पाते। तुम उसकी लोकेशन चेंज करोगे तो फोकस करने में उन्हें क्या लगता है? टाइम लगता है। फोकस करने में क्या लगता है? टाइम। और इसी पावर को क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो ये हमारी क्या हो जाती है? कमजोर। नियर पॉइंट क्या होता है कि जहां से हम बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब देखो, डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो, एबिलिटी मैंने योग्यता कुछ करने की, किसकी? मतलब इसका, और उसकी मतलब आई की, आई लेंस की। टू चेंज, क्या करनी है इसको? ये फोकल लेंथ। ये काम ये कैसे चेंज करके? फोकल लेंथ को ही चेंज करके करेगा ये चीज़। दैट मीन्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मतलब दैट मीन्स का मतलब, इसका मतलब यह है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा टू सी, देखने के लिए, ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इसको ही क्या कहेंगे? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगला, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विच एन आई इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन। मगर बगैर तनाव के अगर हम कितना नज़दीक से नज़दीक दे सकते हैं उसको क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। और वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कैप्टन अगला, वाहे इज सीरीज लिखा है, अच्छा हाँ, वाहे इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अब देखो, जैसे ही मैं सीरीज में लगा दूंगा तो पहली बात तो एक ही बटन से वो चलेंगे,
मान के चलो कि ऐसे लगाते हैं सीरीज में, पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, चौथा रेजिस्टेंस है। पांचवा सीरीज में लगाने से मतलब एक ही स्विच से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो 5 पंखे चलाने हैं, मुझे चलाना एक ही है, तो क्या चलेंगे? पांचों के पांचों, ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे। दूसरी बात है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा ऐड हो जाता है सीधा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भी रीजन है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन सीरीज में द कॉम्बिनेशन इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही बोलते हैं। अप्लायंस मैंने ये पंखे, कूलर, हीटर इज डैमेज, अगर एक डैमेज हो जाएगा, एक में वायर कट गई, मान के चलो भाई एक यहाँ से रेजिस्टेंस से वायर जा रही थी, यहाँ पे कुछ कट गया, बीच में डैमेज हो गया, तो अगले भी नहीं चलेंगे। तो ऑल्सो स्टॉप द फंक्शनिंग, तो देन द अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी रुक जाएंगे। दूसरा, मोर एवर मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और इसका दूसरा रीजन भी क्या है कि ज़्यादा पावर यूज करेंगे ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, जो मैंने भी बताया था RS का। समझ में आ गई बात? अगला देखो क्या लिखा हुआ है। वाहे आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। कॉपर वायर क्यों यूज की जाती है? इलेक्ट्रिक, जैसे हमारे घर में जो भी वायर होंगे वो किसकी होती है? कॉपर की। अब देखो सबसे अच्छा कौन होता है? सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। और फिर इससे नीचे गोल्ड भी होता है, लेकिन इससे नीचे फिर एक होता है कॉपर। अब सिल्वर और गोल्ड हम कहने लगे, गोल्ड के तो ज्वेलरी तो पहनी जा रही हमसे, तो गोल्ड की क्या कर सकते हैं? वायर ले सकते हैं? नहीं। सिल्वर भी बहुत महंगा है, सिल्वर भी 70,000 रुपये किलो है, तो वो भी महंगा। तो कौन है वैसे इस चीज़ के लिए सही? कॉपर। इसी वजह से है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इज लो एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज ए रिजल्ट द लॉस ऑफ एनर्जी इनमें से कम होगी। कैप्टन सही है? अगला देखो, इसने लिखा है तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हाउ कैन, मतलब कैसे द 3 रेजिस्टेंस, एक है 2 ओम, एक है 3 ओम और एक है 6 ओम, कनेक्ट किए जाएं कि ये क्या दे दें? टोटल रेजिस्टेंस एक बार तो 4 ओम हो जाए, एक बार कितना हो जाए? 1 ओम। अब देखो यहाँ ध्यान देते हैं, इसने क्या किया कि 3 ओम का और 6 ओम के रेजिस्टेंस कैसे जोड़ दिए? पैरेलल। इसको कौन सा जोड़ना बोलते हैं? पैरेलल। पहले ये दोनों मिलके अपने आप का एक टोटल रेजिस्टेंस बनाएंगे, जो कौन सा फॉर्मूला होगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/, ये R डैश दिखा देना यहाँ पे, इन दोनों का पहला कितना है? 1/3, दूसरा कितना है? 1/6, दोनों का एलसीएम कितना आया? 6। कितना हो गया फिर? 2 और 1, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये किसकी वैल्यू आई है? ये 1/R1 की वैल्यू आई, तो टोटल उल्टा करेंगे तो R1 कितना हो गया? 2 ओम। और ये वाला रेजिस्टेंस कितना था पहले ही? 2 ओम का। अब देखो ये जो टोटल रेजिस्टेंस आया है, ये इस रेजिस्टेंस के साथ किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या है? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये कितना है? 2 ओम, और ये भी कितना है? 2 ओम, दोनों जुड़े कितना होगा? 4 ओम। दूसरा तरीका क्या था कि हम क्या करेंगे, हमें एक चाहिए है, एक चाहने के लिए कैसे जोड़ देंगे? तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितना एलसीएम आ गया? 6। ऊपर भी कितना आ गया एलसीएम? 6/6 से 1 ओम। अगला, व्हाट आर द एडवांटेज, मतलब फायदे क्या हैं कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। अभी पढ़ के आए थे हम कि पहली बात तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अलग अलग स्विच यूज कर सकते हैं। दूसरा, पावर कम कंज्यूम होगी। तीसरा, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खत्म हो गया तो वो ही चेंज करना होगा, दूसरी तो काम कर सकते हैं। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, इन पैरेलल द ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली, मतलब सबके, हमें लाइट जलानी तो लाइट, पंखा चलाना है तो पंखा। अगला, इन पैरेलल द रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ द करंट भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। इफ फॉल्ट डेवलप, तो सर्किट क्या नहीं होगा? पूरा इफेक्ट नहीं होगा, एक ही अप्लायंस खराब होगा। दूसरा, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर सप्लाइड विद द कांस्टेंट वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम। तो सबको क्या मिलेगी? बराबर है पावर मिलेगी। अगला, वाहे डज ए कंपास नीडल
गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर ए बार Bar मैग्नेट। magnet। अब कंपास जो नीडल होती है उस पे एक तो क्या होता है नॉर्थ, एक साइड तो, और दूसरी साइड क्या होता है South। साउथ। और बार मैग्नेट पे भी तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वो नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल, Repel। नॉर्थ साउथ को क्या करेगा Attract। साउथ नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल अट्रैक्ट, और साउथ साउथ को क्या करेगा अट्रैक्ट। Repel। तो ये इनका कौन सा फोर्स लगेगा एक दूसरे के ऊपर है? साउथ साउथ को रिपेल, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक Magnetic फोर्स। force। तो हम कह सकते हैं कि जब हम उसको नजदीक ले आते हैं तो बाहर मैग्नेटिक किसके अंदर आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के। तो वो उसके ऊपर क्या लगा जाता है? मैग्नेटिक Magnetic फोर्स। force। और मैग्नेटिक फोर्स से डिफ्लेक्शन मतलब उसका रास्ता भटक जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है। अगला, What do you understand by solenoid and draw the diagram to show magnetic field due to current in the solenoid also used। देखो इस चैप्टर का ये ही टॉपिक सबसे फेमस है, सोलेनोइड। देखो क्या लिखा हुआ है, सोलेनोइड क्या है? एक क्वाइल है किसकी? मैनी सर्कुलर टर्न। मतलब कि हम ऐसी एक पाइप ले लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? ऐसे टर्न कर देंगे बहुत सारी चीजें। ये क्या बन गया हमारा? सोलेनोइड। क्लोजली रैप्ड मैंने लपेटना, क्लोजली मैंने पास इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किसकी शेप के ऊपर लटका है? Cylinder। यूज क्या होता है इसका? यूज भी पूछा है। अब देखो, जब भी मैं इस कॉइल में से करंट गुजारूंगा ना, तो ये किसका काम करेगा? मैग्नेट का। किसका काम करेगा? मैग्नेट का। और अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो जो इस साइड वाला फेस है ना वो तो दिखाएगा साउथ, और इस साइड वाला फेस क्या दिखाएगा? अगर मान के चलो यहाँ से करंट गया है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये जो डायरेक्शन यही सेम डायरेक्शन हुई, तो ये इस साइड क्या बन जाएगा? नॉर्थ। इस साइड क्या बन जाएगा? अब मान के चलो तुम्हें कोई सामान उठाना है, फिर दूसरी जगह रखना है, तुमने बटन दबाया, इसमें करंट फ्लो हो गया, ये मैग्नेट बन गया, सामान चिपक गया, दूसरी जगह ले गए, बटन बंद किया, मैग्नेट खत्म हुआ, सामान नीचे गिर गया। देखो ये ही लिखे होंगे। इट इज आल्सो यूज इन द मेडिकल। अच्छा, ये और भी काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना, रिजोनेंस बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेडिकल में जो तुमने देखा नहीं MRI वगैरह है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में। इट इज़ यूज द इलेक्ट्रिकल फैंस। भाई इलेक्ट्रिक फैन में जो मोटर होती है हमारी, वो मोटर भी इसी काम पे काम करती है कि जैसे ही हम उसके अंदर देखो दो तरफ क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ। तुमने करंट फ्लो करवाया, इस साइड नॉर्थ बन गया, इस साइड साउथ, तो ये नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। ये साउथ को क्या करेगा? रिपेल। और पंखा क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। अगला, एयर कंडीशन में भी होता है। इट इज यूज्ड एंड द इलेक्ट्रिकल बेल, घंटी में भी उसके घूमने लग जाएगा, घूमेगा तो घंटी बजेगी, टकराओगी। टेप रिकॉर्डर, टेलीग्राम और ऑडियो विजुअल। ये देखो डायग्राम कितना प्यारा बनाया है भाई लड़की ने। ये क्या होगा? देखो ये है नीचे हमारी बैटरी, सेल नहीं है, क्या है ये? बैटरी। सेल तो केवल एक ही होता है, जब सेल का कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं हमें? बैटरी। इधर देखो यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पता है तुम्हें, ये मत देखना, पिछली बार तो मैंने ऐसे घुमाया था, लेकिन अब की बार कैसे घुमाऊं? ये अंदर से मतलब इस तरफ से उल्टी तरफ घुमा हुआ है, अंदर जाके ऐसे घूम रहा है, ऐसे आगे आ रहा है। ये अब की बार, पिछली बार मैंने कैसे लेके गया था? ऐसे। जो मैंने ऊपर लिया था तो वो इससे क्या था? उल्टा था। उल्टा। अब जब मैंने ऐसे लिया है लक्ष्य, तो ऐसे लेने से इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है ऐसी, ठीक है। नहीं, करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। हाँ सही है, सही है। कैसी है? थोड़ा सा ऊपर घूम के बनाया जरा, कैसी है? मतलब कि इस तरफ से ऊपर से घूम के ऐसे जा रही, तो ये है करंट की डायरेक्शन। और जब मैं ऐसे करूंगा तो राइट एंड थंब रूल बनता है, मतलब कि इस साइड से अगर अंगुलियां घुमाऊं तो अंगूठा की साइड होगा इस साइड, तो इस साइड क्या बन जाता है? नॉर्थ। तो देखो इस साइड क्या बना है? नॉर्थ। इस साइड क्या बना है? साउथ। समझ में आ गई बात? अब इस पेपर का क्या है हमारा? केमिस्ट्री वाला सेक्शन बी। सेक्शन बी। अब देखो ये क्या है? आयरन या फेरस, और ये क्या है? ऑक्सीजन। जब भी कोई किसी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड। ये क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल से, आयरन से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल क्या कुछ भी छीन लेता है तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? तो कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? जब कोई चीज टूटती है, कोई चीज टूटती है, जैसे
CO3 है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो क्या बन गया CaO प्लस CO2। तो क्या होगा, थर्म का मतलब हीट और टूटने का मतलब डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन है ये। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। ये कैल्शियम ऑक्साइड स्लेट लाइम। अगला क्या लिखा है, द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कब बनता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना हमारा, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CaSO4 और 2H2O, CaSO4 और 2H2O। और अगर CaSO4 और हाफ H2O होगा तो वो पेरिसोप्लास्टर। ये क्या है ऊपर वाला जिप्सम, ये क्या है पेरिसोप्लास्टर। ये क्या है हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब सोडियम कार्बोनेट इसको गर्म करते हैं ना, ये रिएक्शन है, जब इसको क्या करूंगा मैं, हीट करूंगा, तो ये बदल जाएगा सोडियम कार्बोनेट में और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और जब इसके साथ 10H2O ऐड करूंगा ना सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब क्या बनेगा, वाशिंग सोडा। सभी याद होंगे ना, तभी मजा आएगा। और ऐसे ही होना चाहिए, हमें हर एक ऑप्शन का पता होना चाहिए। पेपर में इतना मजा आएगा, तुम खुद सोचोगे कि क्या मजा आ गया पेपर देने में। कौन होता है, कौन सा मेटल होता है, सारे मेटल क्या होते हैं सॉलिड, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। गिव द रीजन वाहे कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। इसने कहा कि अगर हमें गर्म पानी बनाना है, क्योंकि देखो मान के चलो कि हमने धूप में कॉपर रख दिया, ऐसे कॉपर पाइप लगा दी, ध्यान से समझना इस बात को। अब जैसे ही धूप गिरेगी तो कॉपर क्या था, अभी पढ़ के आए थे हम, कॉपर का अच्छा कंडक्टर है। तो ये हीट का और दूसरा किसका, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का कंडक्टर है। जैसे ही धूप गिरेगी तो ये अच्छे से धूप को सोखेगा और पानी को क्या कर देगा, गर्म। तो इसलिए ही क्या यूज है, देखो कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। अगला, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन है हमारे। पहला लिखा है कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है। एक्सो का मतलब बाहर और थर्म का मतलब हीट, हीट को बाहर निकालना। और रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल तो अलग है, वो तो ब्रीदिंग है। जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन किस में ऐड होगी, ब्लड में। ब्लड में क्या और ऐड थी, ग्लूकोज। ये किसके पास जाते हैं, सेल के पास। सेल के पास जाके दोनों को मिला के ग्लूकोज और कार्बन, इसको ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जब क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, और क्या निकलती है, बहुत सारी हीट एनर्जी, जिस एनर्जी से हम क्या करते हैं, काम। और कितनी निकलती है, 38 ATP। कितनी निकलती है, 38 ATP। तो बिल्कुल सही है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है और रेस्पिरेशन इज ए लाइफ प्रोसेस। अब ये बताओ, हाँ लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है रेस्पिरेशन, सही है, लेकिन क्या ऊपर वाली बात की एक्सप्लेनेशन दी इसने, तो कौन सा आंसर सही होगा, बी। ए और आर दोनों के दोनों क्या है, सही हैं, लेकिन आर क्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला देखो, अगली रिएक्शन है व्हाट डू यू मीन, क्या समझते हो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। प्रेसिपिटेशन होता है थोड़ा सा तलछट है, ठीक है, और एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा, जब एक केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट मतलब कि कुछ इनसोल्यूबल सॉलिड बच जाएगा, तो तलछट में तो कुछ बच जाएगा, हम कुछ रिएक्शन करे तो उसमें लिक्विड था, लेकिन लास्ट में क्या मिला हमें, जैसे फिटकरी बनती है, हमने बनाई थी 11th क्लास में, तो फिटकरी भी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से ही बनती है। अब देखो इसने लिया है सोडियम सल्फेट। अब मैंने इनके नाम बताए हैं, सोडियम की वैलेंसी है 1 और सल्फेट की कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो Na2SO4 और क्या आ गया, बैरियम क्लोराइड। और देखो बैरियम ने तो सल्फेट ले लिया, क्योंकि बैरियम भी 2 बॉन्ड बनाता है और सल्फेट भी 2 बॉन्ड बनाता है। सोडियम ने क्या ले लिया, क्लोराइड ले लिया। अब ये खास बात क्या है, इसको इस रिएक्शन का नाम भी है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या इस रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ये क्वेश्चन में आ सकता है सीबीएसई में कि जो बैरियम सल्फेट है कैसा प्रेसिपिटेट है, वाहिट प्रेसिपिटेट है। बैरियम सल्फेट कैसा है, वाहिट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अगला ये है, ये तो बहुत फेमस है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, और इसका डिकम्पोजिशन भी करते हैं।
थर्मल डिकम्पोजिशन ईट करते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है। और किससे रिएक्शन करवा दिया? पोटासियम आयोडाइड। आयोडीन का ना सिंबल है ना ये आई, और के किसका है? पोटासियम का। पोटासियम के बारे में दो चार बातें कि पोटासियम कैसा मेटल है? सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है। पोटासियम, सोडियम और लिथियम के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, और वो किस में घुल जाते हैं? पानी में। और उनको कौन सा बोलते हैं? एल्कलीज। ठीक है, जो बेस है उसमें घुलते हैं। अब देखो लेड ने भी क्या ले लिया? आयोडीन ले लिया। और पोटासियम ने क्या ले लिया? नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट भाई। ठीक है, अब ये देखो ये कैसा प्रेसिपिटेट है? येलोइश। ये बहुत फेमस है। बैरियम सल्फेट कैसा है? वाइट। और पोटासियम लेड आयोडाइड वाइट, येलो प्रेसिपिटेट। और दोनों रिएक्शन कौन सी हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसने पूछा है वॉशिंग सोडा। अभी हम पढ़ के आए हैं वॉशिंग सोडा, तो मेरे नाम याद होने चाहिए। मैंने क्या बताया था वॉशिंग सोडे के लिए? Na2CO3 10H2। ये क्या है हमारा? वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा क्या बोला था कि Na2HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही था भाई। अब देखो वॉशिंग सोडा तो धोने के लिए काम आएगा। इट इज यूज इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कुछ उनको ये एजेंट है, मतलब उनको ढीला कर देता है, नरम कर देता है। दूसरा, इट इज रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस। साबुन जो पानी हार्ड होगा उसको ठीक करके हमें कपड़े धोने के काम आता है। बेकिंग सोडा बेकिंग इंडस्ट्री में काम करेगा भाई, बेकरी में। इंग्रेडिएंट है ये किसका? बेकरी का। जब तुम केक वगैरह बनवाते हो तो वहाँ पे क्या डाला जाता है? बेकिंग सोडा। और इट इज यूज द इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड टू न्यूट्रलाइज। अब देखो एंटासिड क्या होता है? बहुत फेमस है, बहुत फेमस। एंटा मैंने अपोजिट किसका? एसिड का। एंटा मैंने अपोजिट, और एसिड मतलब एसिड। तो एसिड का अपोजिट कौन होते हैं? मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ये बेकिंग सोडा ये कैसा है? बेसिक है थोड़ा सा। मतलब जब पेट में ज्यादा HCl बन जाता है, हमारी खट्टी डकार वगैरह हो, तो तब हमारा कौन काम करता है? ये एंटासिड का काम करता है। और सबसे फेमस एंटासिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? अभी भी तो पढ़ा था हमने, CaOCl2। ओ यार धोखा लग गया। ऊपर ना हमने क्या कर दिया था कि CaO के साथ रिएक्शन करवा दी थी। नहीं, किसके साथ रिएक्शन होगी? CaOH का ट्वाइस, मतलब स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लेक्ड लाइम। किसके साथ रिएक्शन करवा दी? क्लोरीन के साथ। तो क्या बन गया हमारा? ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये रिएक्शन भी होनी चाहिए हमेशा याद। सारी रिएक्शन तुम्हें याद होगी ना, तो भी एग्जाम 1 नंबर का होगा तुम्हारा। तो CaOH का ट्वाइस प्लस क्लोरीन क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस वाटर। और ब्लीचिंग पाउडर के यूज देखो, क्या यूज है ब्लीचिंग पाउडर के? इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम। मतलब ब्लीचिंग पाउडर को हमने कहाँ यूज कर दिया? पेपर इंडस्ट्री में। उसको कपड़ों को जैसे रंग वगैरह निकालने के लिए। तुम वहाँ स्विमिंग पूल में जा रहे हो तो स्विमिंग पूल में तुम्हें क्लोरीन की स्मेल आती है, वहाँ भी जम्स से फ्री करने के लिए पानी को। इट इज यूज टू प्रिपेयरिंग क्लोरोफॉर्म बनाने में। इट इज यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए पहले। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का प्लस होना और हाइड्रोजन का निकलना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीजन करवानी है तो वो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। दूसरे को ऑक्सीजन देगा तब भी रिडक्शन होगा, दूसरे से हाइड्रोजन लेगा तब भी रिडक्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत फेमस। भाई ये बताओ, जब मेटल एसिड उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ मेटल, 2 मेटल ऑक्साइड, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, दोनों कैसे होते हैं? एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। और जो दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं? हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं उनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड और विद बेस। मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं तो वो बेस है, और बेस से रिएक्ट करेंगे तब क्या है? वो एसिड है। और दोनों बार क्या बनाएंगे? साल्ट।
और एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और दोनों रिएक्शन ये बताने, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किससे रिएक्शन की, HCl से, तब तो क्या बना लिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किससे रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये क्या है, बेस। और तब क्या बना लिया, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना लिया, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये क्या आ गया यहाँ से, वाटर। तो इसको क्या बोलते हैं हमें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसने पूछा है नीचे कि राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। तो मिनरल और ओर में, ये इसका दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मिनरल और ओर में क्वेश्चन पूछा है। तो ये बताओ, देखो मिनरल और ओर क्या होते हैं। अब मेटल ऐसे तो नहीं है कि कैप्टन को चाहिए था सोना और भाई नीचे खोदता का वहाँ 10 किलो सोना ऐसे सीधा सीधा पा जाओ। फिर भी मानते हैं कि गोल्ड प्योर फॉर्म में ही मिलता है। गोल्ड अनरिएक्टिव मेटल है, बहुत कम रिएक्ट करता है। देखो तुम पहनो, देखो गोल्ड की कोई रिंग पहन रहा होगा या चैन पहन रहा होगा, उसकी गोल्ड रिंग जल्दी खराब नहीं होती। गले में पानी लग रहा है, उसका पसीना लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, नहा रहा है, वो साबुन लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, फिर भी क्या नहीं हो, खराब नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। नहीं तो सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम मेटल किससे रिएक्ट होकर मिलेंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज मिलेंगे, कुछ और गंदगी से भरे होंगे। तो जहाँ जिनमें मेटल होता है ज्यादातर, उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल को निकालना फायदेमंद है, वो क्या कहलाते हैं, ओर। तो देखो सबसे पहला, दोज नेचुरल सब्सटेंस विच कंटेन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। दूसरे, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इजिली और इकोनॉमिकली, वो क्या होंगे, और। ए मिनरल कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल, इसमें क्या होता है, कम, इसमें क्या होता है, ज्यादा। ए मिनरल आर नोट्स और, लेकिन और क्या होते हैं, मिनरल्स। मतलब मिनरल को और कहीं ना कहीं 100% सही नहीं है, लेकिन मिनरल्स में से ऐसे मिनरल भी तो हो सकते हैं जिसमें से निकालने फायदेमंद हो, तो उनको क्या कहेंगे, और कहेंगे। अगला देखो, इसमें क्या लिखा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। पहले तो तुम समझो साइक्लो का क्या मतलब है। साइक्लो का मतलब चेन रिंग, और पेंट का मतलब है 5, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो देखो एक कार्बन, फिर एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, और बीच में यहाँ भी एक कार्बन। अब देखो इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, 2 तो बना लिए, 2 बच गए, 2 किसके साथ बनाएंगे, इसने भी 2 बना लिए, 2 किसके साथ बनाएंगे, इसने भी 2 बना लिए, 2 किसके साथ बनाएगा, इसने भी 2 बना लिए, 2 हाइड्रोजन, इसने भी 2 और 2 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो कार्बन वाले को तो दिखाते हैं हम किससे, डॉट से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। अब जहां जहां हमने देखा कि देखो कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5। जब कार्बन कार्बन ने बनाया तो तब किससे दिखाया है, इलेक्ट्रॉन डॉट से, मतलब डॉट वगैरह ये क्रॉस है। और जहाँ कितने हाइड्रोजन है हर एक कार्बन के साथ, देखो 2 2 है, यही दिखाया इसने। और जब कितनी कार्बन थी कैप्टन ने, 5 थी, तो हाइड्रोजन डबल होगी, कितनी, 10। अगला क्या लिखा है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो एल्कोहल और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। सफिक्स क्या है, OL। जैसे मैंने लिख दिया CH3OH। CH3 क्या है, मीथेन। वैसे मीथेन बोलना था हमें, हाँ नहीं, मिथ एक के लिए यूज करते हैं, कार्बन के लिए। और अगर मैं मीथेन कहूँ पूरा तो CH4 होगा। लेकिन ये जो OH का फंक्शनल ग्रुप ओल है, ये क्या हटा के लगाते हैं, ई हटा के लगाते हैं, तो इसका नाम क्या है। और अगर मैं यही फॉर्मूला लिखूँ CH3COOH, कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो गया, इथेन। और फिर मैंने कहा था एन भी लिखना है ऐसे ही, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। तो इसने कहा है हम टेस्ट करेंगे एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या छोड़ देगा, CO2। लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्कोहल ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, तो एसिड क्या करते हैं, रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड। एल्कलाइन KMnO4 ये KMnO4 का टेस्ट करेंगे तो ये क्या कर देगा, पिंक कलर डिसअपियर, और ये नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि पिंक कलर ऑफ एल्कलाइन KMnO4 रिमेन्स पिंक, वो क्या रहेगा, पिंक ही रहेगा। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन, इसने लिख दिया कि होमोलोगस सीरीज लिखो।
होमोलोगस सीरीज वो होती है, देखो लिखा क्या हुआ, ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड, मतलब जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। दूसरी बात, और जो सक्सेसिव मेंबर है ना, मतलब उससे आगे अगर हमें चलना है तो क्या ऐड करके हम आगे जा सकते हैं, CH2 ऐड करके आगे जा सकते हैं। मिथेनॉल आ गया, मिथेनेल लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है मिथेनॉल, ठीक है। अब ध्यान दो, ये एक होमोलोगस सीरीज का नाम लिख रखा है, ठीक है। ये देखो, वैसे तो अगर मैं लिखूं CnH2n+2 होता है किसके लिए, एल्केन के लिए, किसके लिए, और CnH2n होता है एल्कीन के लिए, किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, और CnH2n-2 होता है आयन के लिए। समझ में आ गई बात? तो यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ दो, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ देखो कितनी हाइड्रोजन और हुई हैं, 6 हाइड्रोजन ना, 5 नहीं, C2H5, देखो यहाँ CH3 था तो C2H5, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और ऐड हुई है। फिर एक कार्बन फिर 7 होगी, फिर एक कार्बन और 9 होगी, फिर एक और बढ़ाते अगर, तो इनको देखो नाम, मिथ 1 के लिए मिथेनॉल, इथ 2 के लिए इथेनॉल, प्रोप 3 के लिए प्रोपेनॉल, ब्यूट 4 के लिए ब्यूटेनॉल, पेंट 5 के लिए पेंटेनॉल, हेक्स 6 के लिए हेक्सेनॉल। अगला क्या पूछा फिर, अब इसने पूछ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अभी पढ़ के आए थे हम कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको खुद का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो देखो लिखा हुआ है, आर द दोर सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइज देम, दूसरों को ऑक्सीजन देंगे तो खुद क्या कर लेंगे, रिडक्शन। और एग्जांपल क्या है, अल्कलीन KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड K2Cr2, एक रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है, जब इथेनॉल को CH3CH2OH को इनकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। ये ऑक्सीजन ऐड करके क्या बना लेंगे, COOH ऑक्सीजन ऐड कर दिया ना। देखो यहाँ कितनी ऑक्सीजन थी, एक और ऐड कर दी, क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्या था, इथेनॉल, क्या बना दिया, तो या तो किसको यूज कर सकते हैं हम, एल्कली KMnO4 मतलब पोटासियम पर मैग्नेट को, या फिर पोटासियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है। आगे क्वेश्चन है बायोलॉजी, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए गुड चेन ना फूड चेन। तो सबसे पहले ग्रास होती है, ग्रास को कौन खाता है, गोट को कौन खाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग क्या होता है, मान के चलो कोई भी चीज़ ऐसे है, ये बन गई, उसमें से क्या निकलेंगे आगे, ऐसे कुछ भी निकल जाएगा और वो बड निकलेंगे, मतलब जड़ टाइप निकलेंगे। जो ईस्ट है ना हमारी, ईस्ट क्या बनाता है, ये हाइड्रा भी होता है और ईस्ट। अगला, जो ओजोन लेयर है वो में किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट, मतलब जिनको क्या बोलते हैं, यूवी रेडिएशन। कौन से बोलते हैं, यूवी रेडिएशन। अगला, एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रेट एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन ग्लैंड, अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो जब हम खतरे में होंगे ना तब हार्मोन रिलीज करेगी। हार्मोन का भी नाम क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। ये पता क्या करेगी, जैसे ही ब्लड में, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो डायरेक्ट ब्लड में ऐड करती है, जैसे मुंह में सलाइवा आता है, राल निकल रही है, तो ये है एक्सोक्राइन, बाहर की तरफ। एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन रिलीज कर देंगी। जैसे ही ब्लड में एंडोक्राइन एड्रेनलिन हार्मोन आएगा तो हमारे ब्लड, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी, सांस लेने की पावर बढ़ जाएगी। जैसे ही हार्ट की स्पीड और सांस लेने की स्पीड बढ़ेगी तो सेल के पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पहुंचेगी, सेल को एनर्जी बहुत मिलेगी, हम भाग सकते हैं, कोई पावर लगा सकते हैं, मतलब खतरे में यूज होती है ये चीज। आगे, द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट, वे फिर वो आ गया असर्शन रीजन। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है भाई, है नहीं ये बात सही। दूसरी बात क्या है, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाँ ये भी बात सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस। और जब 3 तरीके से ग्लूकोज बर्न होती है, 3 तरीके से, पहले तो ग्लूकोज पायरूवेट में टूटेगी, ठीक है। पायरूवेट में टूटने के बाद एक तो वो एब्सेंस ऑफ एयर जो ईस्ट की प्रेजेंस में करते हैं जिससे अल्कोहल बनाते हैं,
एक लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी मसल सेल में होती है जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर जिससे हमें 38 एटीपी मिलती है। हमारे शरीर में ये ज़्यादातर होती है, और जब हम भागते हैं रनिंग करते हैं तब लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल के अंदर। तो दोनों ही सही हैं, और ये बात तो है कि एनर्जी वेरी सर एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो दोनों क्या सही हैं, और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है इसकी। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। देखो अब पहले तो हम समझेंगे चीज को क्या है। हाँ मान के चलो कि मैं तुझे सुई चुबाऊं, तो पहले सुई चुभेगी, रिसीवर सेंसरी रिसेप्टर जिनको बोलते हैं वो सिग्नल को लेंगे, ब्रेन के पास पहुंचाएंगे, ब्रेन सोचेगा कि क्या हटाना है या नहीं हटाना, दर्द ज़्यादा है या कम है, वो सोच के आंसर देगा। मान के चलो तुम एक दोस्त है तुम्हारा, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो तुम्हें पेन चुभा रहा है, तो तुम अपने हाथ को वहाँ पे रोक सकते हो क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं था। अगर तुम उधर देख रहे हो और उसने तुम्हें पेन चुभो दिया, तो तुम एकदम क्या करोगे, हाथ को उठाओगे, तुम्हें पता नहीं है ना कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई हमारा कुछ जलने वाले हो या कुछ धारदार चीज पे हाथ लग गया हो, तो उस टाइम पे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, मतलब हमारे ब्रेन से बगैर पूछे हमारे जो स्पाइनल कोड है वो एक अपने आप से ही क्या कर देगी, सिग्नल भेजेगी वहां से अपने आप को हटाओ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द स्पाइनल कोड हैज द मेजर रोल देन द ब्रेन इन कंप्लीशन मतलब पूरा होने में किसके, रिफ्लेक्स एक्शन के। एंड दिस मैसेज ऑफ द स्टिमुलस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी रीचेज रैपिडली टू द स्पाइनल कोड एंड रेस्पॉन्स इज ट्रांसमिटेड बैक टू द कंसर्न मसल विद द सेम स्पीड। मतलब बहुत स्पीड से आएगा और उसको क्या कहेंगे, हमें रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। गर्म पानी में हाथ जाना, गर्म चीज़ पे हाथ लगना, ये सारे हमारे क्या हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। अब सुनो, ये है एक सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब भाई सेल से ही तो जीवन स्टार्ट हो रहा है। अब इस सेल को अपना नया सेल बनाना था एक और, भाई रिप्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डीएनए की कॉपी करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द स्पीशीज। मतलब डीएनए में हमारी सारी नॉलेज होगी कि हम हैं कैसे, हमारा कलर कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, हम बोलते कैसे, हमारा माइंड कैसा, हमारा आईक्यू कैसा, सारी चीज़ें कौन लेके जाएगा, डीएनए। इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर मान के चलो कोई इन्फॉर्मेशन हो ही ना, मतलब भैंस थी भैंस को होगी का हो गया, मतलब क्या घोड़ा, ऐसे हो सकता है क्योंकि वहाँ से क्या हुई है, डीएनए कॉपिंग हुई है। इट ट्रांसफर पैटर्नल करेक्टर, पैटर्नल का मतलब पापा के मम्मी के दोनों के करेक्टर, प्रोजेनी में मतलब नीचे वाले में, ट्रेड्स मतलब प्रॉपर्टीज। मैंने कहा ना कि हमारे पापा का कलर भी हमारे अंदर आता है, समझ भी आती है बहुत सारी चीज़ों की। जो मैं मान के चलो किसी का पापा का मैथ थोड़ा सा अच्छा, तो बच्चे का मैथ अच्छा होने के चांसेस होते रहते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशन। जब डीएनए कॉपिंग एक केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का, इन्वायरमेंट का डिफरेंस आता है, तो जब केमिकल रिएक्शन है तो थोड़ा सा ही डिफरेंस क्या आ जाएगा, वेरिएशन लेके आ जाएगा। वेरिएशन मतलब थोड़ा सा चेंज। क्या हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी अपने पापा की, नहीं, और इसको ही क्या बोला जाता है, वेरिएशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। अब पुबर्टी एज क्या होती है, अब ये मान के चलो कि ह्यूमन बीइंग का सबसे मेन पार्ट क्या है जीवन का, रिप्रोडक्शन। किसी भी जाति का, किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो बंदर है, कुछ भी है, वो सबसे मेन पार्ट क्या उनका, मतलब सारी दुनिया ही चलेगी इसी के ऊपर। अगर हम रिप्रोडक्शन ना करें तो कितने साल जी सकता है कोई भी जीव, कितने, थोड़े साल, 10 साल 20 साल मुश्किल से। अगर हम अभी भी पैदा हुए बच्चों की 100 साल भी लाइफ माने तो 100 साल में सारी धरती खत्म हो जाएगी, रिप्रोडक्शन ना होगा तो। अब रिप्रोडक्शन, अब छोटे बच्चे, मतलब मान के चलो कोई एक सेल पैदा होगा, वो भी खुद ही पैदा हुआ है, एक सेल, नया सेल पैदा हुआ है, वो खुद अभी इस लायक ही नहीं है कि वो एक नया सेल बना दे। तो पहले क्या होगा, वो मैच्योर होगा, क्या होगा, तो पहले बढ़ा होगा थोड़ा सा, फिर अपने आप स्प्लिट करेगा अपने आप को। ऐसे ही हम हैं, हम मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसमें क्या होती हैं, गर्ल्स और बॉय। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा पैदा होते ही रिप्रोडक्शन की तरफ ध्यान देगा, नहीं देगा। पहले वो अपने आप को मजबूत करेगा, पहले अपनी, जो कि देखो छोटे बच्चे की देखो हड्डियाँ कमजोर होती हैं, स्किन भी कमजोर होती है, धीरे धीरे वो अपने आप को टफ बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर वो अपने अंदर ना थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट करेगा, और वो चेंज जब होते हैं उस टाइम को कहते हैं पुबर्टी एज। क्या कहते हैं उसको, पुबर्टी एज। और पुबर्टी एज बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब उसमें चेंज आते हैं। उससे पहले लड़के और लड़कियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब लड़कियों में क्या होगा वो देखते हैं,
सबसे पहली बात इसने कही है कि ग्रोइंग ऑफ हेयर इन आर्मपिट, मतलब जो काख में बाल आते हैं, प्यूबिक पार्ट, जो प्यूबिक प्लेस बोलते हैं जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, रीजन सराउंडिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ गए होगे ना आप, जहाँ से बच्चे पैदा निकलते हैं। अगला देखो, मेमोरी ग्लैंड डेवलप एंड देयर साइज बिगिन इंक्रीज। मेमोरी ग्लैंड का मतलब जो ब्रेस्ट होती है लड़कियों की, वो अप होना है, उसका साइज बढ़ने लग जाता है, क्योंकि एक माँ को बच्चे को क्या पिलाना है, दूध। मतलब वो चेंज आने लग जाएंगे जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रिप्रोडक्शन के लिए। अगला, ब्रोडनिंग द हिप्स। अब देखो हिप्स का चौड़ा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो अगर रास्ता नहीं होगा तो बच्चा पैदा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आगे देखो, मोर फैट डिपॉजिट इन डिफरेंट ऑर्गन। अब देखो लड़कियों के लिए फैट का ज़्यादा होना, क्योंकि अगर मान के चलो रिप्रोडक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो फैट ही किसका काम करेगा, एनर्जी का। अगला, साइज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड वजाइना इंक्रीजिंग। साइज बढ़ने, क्योंकि अंदर ये यूट्रस है, यूट्रस में क्या होल्ड करना है, बच्चा। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट बनने के प्रोसेस को, यार नाम तो था, भूल गया यार, भूल गया भाई, याद नहीं आ रहा। ओवुलेशन फ्रॉम होगा, ओवुली से मतलब क्या स्टार्ट हो जाएंगे, पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। अगला, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये एक ओवम बनेगा, ओवम जैसे ओवुलेशन का ना ओवम, वो किसका वेट करेगा, स्पर्म का, कि आएगा मैं उसके साथ रिप्रोडक्शन कर लूंगा, मतलब जाइगोट फॉर्म कर लूंगा। इनको बोलते हैं गैमेट्स। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवम। फैलोपियन ट्यूब में ये बनता है जाइगोट, ठीक है। स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल भी आने लग जाते हैं। कलर ऑफ द निपल ब्लैक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता ना, ब्राउन हो जाता है, डार्क। वॉइस बिकम श्रिल, लड़कियों की आवाज पतली और लड़कों क्या होती है, मोटी। अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स टेक प्लेस, मतलब दूसरों की तरफ क्या बढ़ जाता है, अट्रैक्शन, मतलब लड़कों का लड़कियों की तरफ और लड़कियों का मतलब लड़कियों का लड़कों की तरफ। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। देखो क्या क्या कहा है, हम पढ़ते ही हैं भाई। अगर हम पढ़ें कि फॉर इन ऑर्डर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ द टू पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेन पी प्लांट, मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट हैविंग राउंड और दूसरे येलो, और दूसरे लिए रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। पहले तो कौन से लिए, जो येलो थे और राउंड थे, दूसरे कौन से थे, रिंकल मतलब जूरिया टाइप से थे, और कैसे थे वो, ग्रीन थे। उन्होंने उनकी दोनों की क्रॉस ब्रीड करवा दी। देखो ये लिखा हुआ है, आर मतलब राउंड, वाई मतलब येलो, छोटा आर मतलब रिंकल, वाई येलो, ग्रीन। इसने कहा कि अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करवाऊं तो इसमें से क्या आएगा, इसमें से आएगा एक आर और एक वाई, उसमें से भी क्या आएगा, एक आर और एक वाई। अब देखो एक बड़ा आर एक छोटा, एक बड़ा येलो, एक बड़ा वाई और छोटा वाई। दो कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेटिंग और रिसेसिव। जो ये कैपिटल वाले होते हैं ये डोमिनेटिंग है, मतलब आर का मतलब है राउंड, और येलो का मतलब है वाई, बड़े वाई का मतलब येलो। तो कैसे बनेंगे, पहली बार क्रॉस करने में सारे राउंड और येलो बनेंगे। लेकिन फिर जब हम इन दोनों का दोबारा करवाएंगे तब देखो क्या बनेगा, इसमें से क्या आ सकता है, छोटा आर भी आ सकता है, बड़ा आर भी आ सकता है, और इसमें से भी क्या आ सकता है, छोटा आर भी बड़ा आर भी। तो अगर दोनों बड़ा आर आ गया एक तो राउंड, और बड़ा वाई आ गया तो येलो। बड़ा आर एक बार आया, दो बार आए तो राउंड ही बनेगा, और छोटे वाई आ जाए दोनों तो क्या बनेगा, ग्रीन। दोनों छोटे आर हो जाएं तो क्या बनेगा, रिंकल्ड। और फिर एक क्या आ सकता है, येलो, और दूसरा क्या हो सकता है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन। और इसको पहली वाली जनरेशन को बोला जाता है F1 और दूसरे वाले को बोला जाता है F2। और अभी नहीं में ना रेशो की बात होती है, किसमें बात होती है, रेशो की। तो वो रेशो और ये सारी चीज तुम्हें लिखनी है और याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, इसने लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन है ये कि ब्लू कलर फ्लावरिंग प्लांट ले लिए और वाइट कलर फ्लावरिंग प्लांट ले लिए। जब ब्लू कलर लिया तो ब्लू डोमिनेटिंग है और वाइट रिसेसिव। जब पहली बार मिलाया तो इसका तो बी बड़ा और छोटा तो डोमिनेटिंग आएगा, मतलब सारे कैसे निकल के आएंगे, ब्लू।
फिर इनमें से देखो क्या लेंगे, दोनों एक बड़ा भी एक छोटा भी, एक बड़ा भी एक छोटा। इनमें से क्या बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है छोटा। तो देखो सिलेक्शन कैसे हुआ है, बड़ा भी बड़े भी का, बड़े भी छोटे भी का, बड़े भी छोटे भी का। इन तीनों केस में क्या आएगा, ब्लू। और इसमें क्या आएगा, व्हाइट। और इसको बोलते हैं F2 जनरेशन, जिसका रेशो कितना है 3:1। क्या समझ में आ गई भाई बात। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड। मतलब देखो इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। एक हमारा जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू मतलब डेड सेल से बनी हुई एक पाइप होती है, पतली सी बहुत बारीक पाइप होती है। समझ में आ गई बात। एक बोला जाता है डिफ्यूजन। एक 2-3 प्रोसेस काम होते हैं। जब पतली पाइप होती है तो नीचे से पानी ऊपर ही जाता है हमेशा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर की वजह से, ठीक है। दूसरा बात एक बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मान के चलो कि ये एक सरफेस है, इसके बाहर पानी है वाटर, और अंदर क्या है, ये हमारे शरीर में भी होता है ऐसे ही, अंदर पानी कम है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज़ का मूवमेंट होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी का जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। हो गया डिफ्यूजन हमारा। अब डिफ्यूजन होने पे जाइलम होता है नीचे, नीचे देखो पतले पतले नसें हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा। एक तो काम है डिफ्यूजन। दूसरा ऊपर होता है स्टोमेटा। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा हमारा, स्टोमेटा से पानी कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर जाने से देखो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहता पेट, लेकिन करना मजबूरी है। वो कुछ देखो एक बात है तुम्हें कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है। कुछ वाटर ही किसके लिए काम आता है हमारा, इस रिएक्शन में काम आता है। नहीं तो मैक्सिमम वाटर तो कहाँ चला जाता है, ट्रांसपीरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। क्यों उड़ाता है पेट, क्यों कर रहा है पानी को वेस्ट, वो इसलिए कर रहा है कि जैसे उसने पानी को उड़ाया तो नीचे से क्या आएगा, नया पानी। और नया पानी क्या लेके आएगा अपने साथ है, मिनरल्स लेके आएगा, जो भी उसको जरूरत चीजें होंगी ना वो लेके आएगा। देखो यही चीज तो इसने पूछी है कि वाटर और मिनरल्स कैसे होंगे, तो इन प्लांट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा होगा, जाइलम। रूट्स ऑफ द प्लांट हैव रूट एयर, मतलब पतले पतले बालों जैसे होंगे उनके, एंड दीज रूट एयर्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोइल वाटर एंड द डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंटर द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का एक पार्ट है, जब वाटर जाता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंड द ट्रेचियड्स एंड द वेसल्स ऑफ द रूट जाइलम आर कनेक्टेड टू द ट्रेचियड एंड द वेसल ऑफ द स्टेम। ये रूट की किससे जुड़ते हैं, ये स्टेम से। स्टेम कहाँ लेके जाता है, टहनियों में, और ये ट्रांसपोर्टेड किया जाता है कहाँ से, स्टेम से लेके लीफ तक। अगला क्या पूछा है, इसने पूछा है अगला कि जी रोल ऑफ एसिड HCl इन स्टमक। भाई ये बताओ, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़े तो पहले हमारे मुंह की बात आती है। मुंह में स्लाइवा, तो स्लाइवा में अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। फिर हमारा फूड पाइप आता है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होकर हमारा स्टमक में खाना जाता है। स्टमक में जब खाना जाता है तो वहाँ पे निकलता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। तो HCl का पहला काम है कि हम कुछ बैक्टीरिया वगैरह खा लें तो एसिड उनको क्या कर देगा, किल कर देगा, किल द जर्म्स। दूसरा जो पेप्सिन है ना, वो पेप्सिन एसिड मीडियम में ही काम कर सकता है। तो देखो ये करेगा, इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ये प्रोटीन को पचाएगा। दूसरा ये गड़ा देगा खाने को, पतला पतला पेस्ट बना देगा खाने का। तीसरा इट मेक्स इनएक्टिव इंजाइम से एक्टिव। जो पेप्सिन था ये इंजाइम था हमारे, इसको क्या कर दिया इसने, एक्टिव। और इट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द अपर्चर, मतलब जो हमारा खाना आगे जाएगा उसको कंट्रोल करेगा ये। दूसरा क्या पूछा हमसे, हार्ट के बारे में पूछा। अब हार्ट का काम ब्लड को बनाना नहीं है। ब्लड हमारा क्या है, ब्लड हमारा है ये मान लो रोडवेज है हमारी, वो सारे रेलवे है। ये रेलवे मानो कि पूरे शरीर में सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम किसका है, ब्लड का। अब ब्लड ऐसे तो नहीं जाएगा, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। वो कौन है हमारा, हार्ट। मतलब पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, हार्ट कहेंगे। अब हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, नीचे वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट, ऊपर एट्रियम, लेफ्ट और राइट। देखो ब्लड आया नीचे से वीना कावा के द्वारा, ऊपर से भी एक वीना कावा, ऊपर बॉडी पार्ट की, एक नीचे बॉडी पार्ट की, वो आई इसमें, किसमें, एट्रियम में। एट्रियम ने क्या किया, उस ब्लड को वेंट्रिकल में भेजा। देखो यहाँ से वेंट्रिकल में आया। जैसे ही वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकल ने पंप करने से लिए जो रास्ता था ब्लॉक करके पंप किया, पंप करके वो यहाँ से गई, देखो यहाँ से पल्मोनरीज आर्टरीज के द्वारा,
किसके द्वारा गई? पल्मोनरीज आर्टरीज के के द्वारा। द्वारा। आर्टरीज वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन आर्टरीज होती ही क्या है? आर्टरीज मोटी नसें होती हैं, जो ये पंप करता है ना जब हार्ट है, उसके प्रेशर को झेलने के लिए। अब क्योंकि इसने यहाँ से पंप किया है तो क्या आई? आर्टरीज। आर्टरीज। और कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं थी, ब्लड शरीर से आया था। तो ये कहाँ पहुंचाना था? ये हमारे लंग्स में पहुंचाना। तो लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली के छोटे छोटे नसों में पहुंचाना है, क्योंकि जैसे ही इस एल्वियोली में छोटे छोटे नसों में खाना जो ब्लड पहुंचाना, तो पावर तो चाहिए ही होगी। अब लंग्स ने क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन ऐड होके कहाँ से आए? प्रेशर तो ढीला हो गया, प्रेशर तो लंग्स ने और पल्मोनरी आर्टरीज ने झेल लिया। अब कौन आएगी? वेन। पल्मोनरीज वेन। वेन वैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं रखती, लेकिन केवल पल्मोनरीज वेन रखती है। और किस में आया? ऊपर वाले पार्ट में, फिर दोबारा एट्रियम में। एट्रियम ने देखो कहाँ भेजा? नीचे वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल दोबारा फिर इस रास्ते को ब्लॉक करेगा और यहाँ से पंप करेगा, और पंप करके किस में से भेजेगा? एरोटा। सबसे बड़ी आर्टरीज क्या है? एरोटा। और मैंने बताया आर्टरीज मोटी क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर झेलना होता है। और वेन्स पतली क्यों होती है? क्योंकि उनमें प्रेशर नहीं होता। और ये सारा काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। इस पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ गया भाई? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पूरा एक पेपर रिवाइज कर लिया है। जब तुम ना सारे तो साइंस के हर एक चैप्टर तो तुमने पढ़ रखे हो, तभी जाके इस रिवीजन में मतलब मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि रैंडमली हम कुछ कुछ भी पढ़ रहे हैं तो भी मजा आने की बात ही है। ठीक है, कर दें फिर बंद।